दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले लूसेंट की पढ़ने वाले हैं भाई साहब बहनों, जीव विज्ञान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो जीव विज्ञान बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवनधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। बायोलॉजी शब्द है, तो बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क किसने किया था भाई साहब? लैमार्क फ्रांस के एवं ट्रेविरेनस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान का जो प्रयोग था वो लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो अब देखते हैं इसमें एपीकल्चर। आपने सुना जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। तो एपीकल्चर को हम कहते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, एपीकल्चर को हम मधुमक्खी पालन कहते हैं और सेरीकल्चर को हम रेशम कीट पालन का अध्ययन कहते हैं, सेरीकल्चर। और पीसी कल्चर को हम मत्स्य पालन का अध्ययन कहते हैं, पीसी कल्चर को हम मत्स्य पालन का अध्ययन कहते हैं, पीसी कल्चर। ठीक है, और माइकोलॉजी को हम कहते हैं कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। यहाँ ये आपको दिख रहा है माइकोलॉजी कौन से नंबर में है? 1 2 3 4 में है माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। कौन सा? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ये फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। ठीक है, और एंथोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी किसका होता है? फलों का अध्ययन होता है। आर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी यानी इक्वा, आपको याद रहेगा एक्वाबेरियम में मछलियाँ होती है ना, इक्थोलॉजी में आपको मिलेगा मछलियों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी में मिलेगा कीटों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी में मिलेगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में मिलेगा सर्पों या स्नेक्स का अध्ययन, ओफियोलॉजी में। ठीक है, और मोरोलॉजी में मिलेगा आपको छिपकलियों का अध्ययन, सारोलॉजी में मिलेगा आपको छिपकलियों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर में मिलेगा आपको काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। एक बार फिर से समझते हैं। तो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं। उन शाखाओं का नाम है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, और पीसीकल्चर मत्स्य पालन, और माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, और आर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, इक्थोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी मीन्स सर्पों का अध्ययन, और सोरोलॉजी मीन्स छिपकलियों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर मीन्स काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। चलिए, नेक्स्ट है जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने 384 से 322 बीसी के बीच 384 से 322 बीसी के मध्य किया।
384, ठीक है, के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को। आपको एक बात और बताएं, अरस्तु कौन थे? सिकंदर, द ग्रेट सिकंदर के गुरु थे। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। बहुत सारे फादर थे, बहुत सारे, मतलब ट्रेड के फादर थे। चलिए, बच्चों के नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धि की, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण देखते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया। पहला, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। जीवों को दो समूह में विभाजित किया। पहला जंतु समूह, दूसरा था वनस्पति समूह। तो लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी कि किंगडम्स, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम व जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में विभाजित किया। किसने? लीनियस ने, ठीक है। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण। अब यहाँ देखते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें होता परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर है। सॉरी, इस तरह देखो तो हिटलर आ जाता है याद। विटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया, ठीक है। विटकर महोदय ने 5 जगत 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया, ठीक है। इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत यानी 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा पादप यानी प्लांटी, और चौथा फंगी यानी कि कवक, और पांचवा है जंतु यानी एनिमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला है हमारा मोनेरा। तो मोनेरा जी को हम समझते हैं, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं, ठीक है। प्रोटेस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशीय प्रायः जलीय यानी एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोटेस्टा में भैया भाई साहब, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशीय प्रायः जो जलीय होते हैं ना, एक्वेटिक उसे बोलते हैं इंग्लिश में, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित येगलिना इसी जगत में है। पादप और जंतु के बीच जो स्थित है, यानी न पादप है न जंतु है, उसे येगलिना बोलते हैं, इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीव पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर यानी कि हट के पोषित इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। ओके, जब प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना देती है। जब प्रकाश के अभाव में प्रोटोजोआ खा लेती है, ठीक है। और साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। पादप
तीसरा है हमारा पादप। अब प्लांटी में हम देखते हैं, प्लांटी जी में इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी, रंगीन है, बहुकोषीय एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं और उत्पादक प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा आता है हमारा कवक। फंगी जी में हम देखते हैं क्या है ये फंगी जी। इस जगत में वे यूकैरियोटिक, कौन? फंगी यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। परिपोषित यानी कि दूसरे पर आश्रित है। दूसरे पर आश्रित का मतलब ये जो सड़े गले चीज़ पे होते हैं। जैसे कोई चीज़ है, अब उस चीज़ की एक्सपायरी हो गई तो वो वहाँ पर फंगस लग जाती है, यानी कि ये आ जाते हैं, इनका काम चालू हो जाता है। ब्रेड है, अगर वो उसकी एक्सपायर हो गई तो फंगस लग गई। इसी तरह खाना होता है, एक्सपायर हो गया मतलब पुराना हो गया, बासा हो गया तो उसमें फंगस लग जाता है। बासी चीज़ में इनका काम है, यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं तुरंत फंगी साहब। ठीक है, अवशोषण द्वारा अब देखते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, जिनमें मतलब जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। भाई साहब, काइटिन नामक जटिल शर्करा की इनकी कोशिका बनी होती है। तो चलिए, हमने पढ़ा लिया है कवक। अब पढ़ते हैं हम जंतु यानी एनिमल, जो हम हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी कि होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ, कौन सा जोआ? मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। ठीक है, वर्गीकरण की नोट कर लीजिए। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति मनुष्य का है। अब चलिए, यहाँ पर कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो मनुष्य जो हम हैं यानी मैन का होमो सेपियंस इनको वैज्ञानिक नाम में बोलते हैं। ठीक है, हमको। और मेढक को, फ्रॉग को बोलते हैं राना टिग्रीना। ओके, राना टिग्रीना याद रख लीजिए, एग्जाम में आता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। और बिल्ली मौसी का हम उसे मौसी बोलते हैं, बचपन में सुना था, लेकिन बिल्कुल से मौसी नहीं, क्योंकि मौसी अपनी अच्छी होती है। और बिल्ली है, इसका नाम है फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता जो बहुत वफादार है, मेरे पास भी है, कैनिस फैमिलियरिस। ओके। और गाय माता बॉस इंडिकस। आप जानते हैं इंडिकस से थोड़ी इंडिया वाली फील आ रही है, तो याद रहेगा आपका बॉस यानी कि बॉस है गाय माता, और इंडिकस। ठीक है। और मक्खी हाउस फ्लाई, उसे बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी मूवी देखी होगी तो उसमें ये मुस्का मारती है, तो मुस्का डोमेस्टिका। घर में रहती है, घर ही में परेशान करती है उसको। ठीक है। आम यानी मैंगो, तो मैनगीफेरा इंडिका, ये भी भाई साहब इंडिका है, तो इंडिका याद रहेगा। मैनगीफेरा, तो मैन को हटा दीजिएगा। अच्छा, MAN जी तक तो यहाँ आता है, जी तक यहाँ आता है। मैन किस में आता है? आपको याद रहेगा मैनगीफेरा इंडिका। ओके। अब धान यानी राइस, तो राइस को हम बोलते हैं ओर्जिया सटाइवा। कौन सा टाइवा? ओर्जिया सटाइवा। तो गेहूँ भाई साहब आते हैं हम हमारे नज़दीक। अब गेहूँ को बोलते हैं हम, यानी वीट को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम।
ट्रिटिकम एस्टिवम संस्कृत का शब्द नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम बोल रहे हैं तो लग रहा है संस्कृत बोल रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब मटन यानी पी को हम बोलते हैं पिसम सटिवम, पिसम सटिवम, पिसम सटिवम। ओके, अब चना के पास आते हैं हम। चना देखिए रेड में लिखा है तो इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में इन्हें आना ही है। ग्राम को हम बोलते हैं साइसर, साइसर एरिस्टीनम, साइसर एरिस्टीनम। ओके, साइसर नोट कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आता है क्योंकि रेड में लिखा है साइसर एरिस्टीनम। और सरसों को हम मस्टर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स, कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चलिए, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका, ब्रासिका, ब्रासिका। कौन सी सिका? ब्रे वाली सिका। ओके, और कैम्पेस्ट्रिस। चलिए याद रहेगा, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत होशियार हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो 29 जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसे भी पढ़ लेते हैं। 1753 में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक महोदय थे, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक महोदय थे, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी। ठीक है, जो ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश दर्शाता है यानी जेनेरिक नेम है, तथा दूसरा शब्द जाति यानी कि नाम स्पेसीज नेम है। ठीक है, होमो हमारा वंश हो गया और स्पेसीज जाति हो गई। ठीक है, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, यानी लीनियस नाम के महोदय ने। चलिए, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ठीक है, लिन, होमो सैपियंस लिन है वैज्ञानिक नाम। अच्छा, इतना बड़ा है, तो वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस है, शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा। चलिए, बहुत होशियार हैं आप लोग। अब दूसरे में आते हैं हम, तो ये इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। हाँ, तो और टेढ़ा हो गया ये, अब तो और टेढ़ा हो गया। हाँ, अरे यार, इसका नहीं बन पा रहा। चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा यार। पढ़ा के मानेंगे, हम पढ़ के मानेंगे, क्योंकि हम बहुत जिद्दी हैं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। कोशिका विज्ञान, अब देखते हैं कोशिका विज्ञान क्या है भाई साहब। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जीव द्रव्य आता है। चलिए हेडिंग डालिए, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1829 ईस्वी में किया गया। पुरकिंजे महोदय ने जीव द्रव्य का नामकरण 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। कौन सा भाई साहब? जीव द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। उसकी खूबी है गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, यानी कि जीव की जो सारी जैविक क्रियाओं की जिम्मेदारी है वो जीव द्रव्य की है। ठीक है, इसीलिए
इसीलिए जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। भाई साहब प्लाज्मा जिसे बोलते थे ना, सुना आपने कोविड के दौरान, तो यही है भाई साहब जीव द्रव यानी कि प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव दो भागों में बटा होता है, कौन कौन से? पहला कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक द्रव यानी सिप्टोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। अब भाई साहब कोशिका जो द्रव है ना, हमारा कोशिका द्रव है ना, सिटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये यहाँ पर रहते मांस है, ठीक है। केंद्रक द्रव्य, अब देखते हैं केंद्रक द्रव्य क्या है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ये महाशय अंदर रहते हैं, ये बीच में रहते हैं, केंद्रक और झिल्ली के बीच में। तो जीव द्रव्य का 99% भाग यानी 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.5%। ओके, एक बार once more we will read it so that it can stick in our mind। आपने सुना कि मैं थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोल ही लेता हूँ। ऑक्सीजन, अगर आपको इंग्लिश का कोर्स करना है, आपको भी इंग्लिश बोलना है, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए यूट्यूब के चैनल के, और वहाँ इंग्लिश जो कोर्स से संबंधित प्ले लिस्ट है लर्न इंग्लिश, तो उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बनना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। भाई साहब बहनों, मेरे शेर एंड शेरनियों, जीव द्रव्य का जो लगभग 80 यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 80% भाग क्या होता है? वाटर। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81/19 होता है। 81/19 होता है। फिर से एक बार समझते हैं। जीव द्रव्य में जो अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो उन दोनों का अनुपात कितना होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है 81% और कार्बनिक होता है हमारा 19%। चलिए, अब कोशिका हम पढ़ते हैं। कोशिका है क्या, किस चीज का नाम है? कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक यानी कि काम करती है, कार्य करती है जीवन के लिए, और संरचना बनी है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था महाराज। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलिसेप्टिकमा यानी कि माइकोप्लाज्म गैलिसपेटिकमा। ओके, और सबसे लंबी तंत्रिकी कोशिका होती है भाई साहब। सबसे लंबी महाराज, मेरे शेरनिया और शेर, मेरे दोस्त नोट कर लीजिए आप। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 के बीच स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। क्या है? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। भाई साहब नोट कर लीजिए, आप हो या मैं या कोई और हो जो नहीं सुन रहा वो भी हो, या जो सुन रहा है वो भी है, तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का अंग होता है। प्रत्येक जीव चाहे जो हो, अच्छा बुरा, लंबा चौड़ा, पैसा वाला, गरीब, अमीर, चाहे जौन से वर्ग का हो, चाहे जौन से जाति का हो, चाहे जौन से धर्म का हो, समानता दर्शा रहा है कि प्रत्येक जीव चाहे जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चौथा है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक, मुख्य अभिकर्ता यानी कि क्रीटर होता है। जो केंद्रक होता है भाई साहब, उसमें अभिकर्ता है। तो केंद्रक में कोई केंद्रक द्रव्य रहता है, यह कोशिका के केंद्रक में रहता है। ठीक है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कैसे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो है कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक है, दूसरी यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। कौन सा प्रोटीन भाई साहब? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है। चलिए, नहीं समझ में आया कि आया? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। इन महाशय को ऊपर ले आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। ठीक है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होते हैं। एक मिनट। हाँ, हेलो। मिनट। तो चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका हमने पढ़ा। यूकैरियोटिक कोशिका नंबर 2। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर: कोशिका भित्ति, विशेषता, अंगक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए, कोशिका भित्ति
प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। हाँ तो भाई साहब बहुत गल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है। और सेल्यूलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक में। कौन कोशिका भेजती है? और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। चलिए, और एंडोप्लाज्मिक अनुपस्थित होता है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में। उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, नहीं ठीक है। रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये साथ में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साथ में है, अनुपस्थित रहता है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, यानी 70 प्रकार के होते हैं। एस नहीं यार, वैसे ही हम हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम का प्रयोग करना है। आपको इंग्लिश पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में चाहिए। 70 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एस नहीं, 80 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम। और गोल्जिकाय अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। कहाँ? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है कहाँ? प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थित होती है कहाँ? यूकैरियोटिक में, केंद्रक झिल्ली। और लाइसोसोम कहाँ अनुपस्थित होते हैं? प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक है, डीएनए भाई साहब, डीएनए एकल सूत्र के रूप में प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। ठीक है, और कशाभिका केवल एक तंतु होता है। कशाभिका में केवल एक तंतु होता है। ठीक है, और इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। कहाँ? यूकैरियोटिका में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत सही, बहुत होशियार है आप लोग। केंद्रिका अनुपस्थित होती है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थित होती है कहाँ? यूकैरियोटिक में। अब चलिए, चला नहीं बोलेंगे, चलिए। सेंट्रियोल भैया, भाई साहब, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थित होता है कहाँ? यूकैरियोटिक में। चलिए, श्वसन भैया, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, नोट कर लीजिए। लिंग प्रजनन भैया नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नाम की कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण यानी कि थाइलेकाइड में होता है। प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है, और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। किस प्रकार का? अर्धसूत्री प्रकार का, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आया? क्या समझ में आया? जो हम सब बोल रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे, यानी प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। अभी कोशिका के मुख्य भाग हम पढ़ेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। ओके, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिकाओं को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, जीवाणु का कोशिका भित्ति यानी पेप्टिडोगल केन, ठीक है, का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यानी कि
आधे तौर से आर पार दिखता है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। इस ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। मान लीजिए ये बैठी है कोशिका झिल्ली, अंदर जा रहे हैं कोई पदार्थ तो उनका निर्धारण करेंगे, अगर बाहर आ रहे हैं तो उनका निर्धारण करेंगे। चलिए, आप लोग बहुत होशियार हैं। तारक काय यानी सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। किसने की थी? बोबेरी ने। कौन सी री ने? बोबेरी ने। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय यानी सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कर्ण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। सेंट्रियोल। अंतःप्रदव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकम। भाई साहब, इंडोप्लाज्मिक रेटिकम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, एक और यह केंद्रक झिल्ली से दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबद्ध होता है। एक और यह मतलब अंतःप्रदव्य जालिका, एक और यह केंद्रक झिल्ली से दूसरी ओर कोशिका कला से। कौन सी कला से? कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं। अब इस जालिका की कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। कौन सा सोम? राइबोसोम। ईआर का मुख्य कार्य यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकम का मुख्य कार्य क्या होता है? उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये ले जाती हैं, फैट ले जाती हैं और प्रोटीन ले जाती हैं। कहाँ? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं इनका। जो कि विभिन्न मेम्ब्रेन्स जैसी कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। भैया, ये ऐसे वसा और प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं यानी ट्रक्स के माध्यम से अपने ले जाती हैं, जो कि किसका निर्माण करती हैं? कोशिका झिल्ली का और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। अब आप एक बार फिर से समझिए। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए। राइबोसोम सर्वप्रथम फिर से बता रहे हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलाडे ने, भैया कौन से लाडे ने? जी पैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में क्या बोलते हैं? 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपर्युक्त स्थान प्रदान करती है। अर्थात कौन सा? अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, यहाँ से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम, क्या बात है यार, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगी भाई पढ़ के और सुन के तो मज़ा आ ही रही है। अब देखिए, ये नोट है। स्तनी के लाल रुधिर कण में, अरे बाबा, स्तनी के लाल रुधिर कण में, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। लाल है तो लाल नहीं, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदव्य जालिका नहीं पाया जाता है।
स्तनी के राइबोस लाल रुधिर, स्तनी के भाई साहब, स्तनी के लाल, अरे कुछ क्या हो रहा है, स्तनी के लाल रुधिर कण में अरे महाराज राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा, क्योंकि आपके ऊपर मेरे को यानी कि मुझे आपके ऊपर बहुत पूर्ण विश्वास है। चलिए, माइटोकांड्रिया कौन सा दिया? माइटोकांड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। कब की थी भाइयों? 1886 में। किसने की थी? अल्टमैन ने। बेंडा ने इसका नाम माइटोकांड्रिया दिया। कौन से बेंडा ने माइटोकांड्रिया दिया? यह कोशिका का श्वसन स्थल है भाई साहब, श्वसन स्थल है, याद रखिएगा। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन माइटोकांड्रिया में होता है। भैया, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन माइटोकांड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल। भैया, दो चीज़ याद रखिए, माइटोकांड्रिया और राइबोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसे, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अरे इतनी सारी पदवी एक चीज़ को मिल गई तो समझिए उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। अब चलिए, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकांड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकांड्रिया जो है एवं हरित केंद्रक में पाया जाता है। अब गोल्जी कॉय यानी गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी यानी इनके नाम पर गोल्जी काय बना? भाई साहब, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इटली के वैज्ञानिक थे जो यह सूक्ष्म नलिकाओं यानी कि ट्यूबलेस के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। बोलो जय माता दी। भाई साहब, आप लोग बहुत जल्दी अच्छा कर रहे हैं। ये पुटिकाएँ कौन सी पुटिकाएँ? यो पुटिकाएँ गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। अरे इस प्रकार गाल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैनेजर है वो कहा जाता है भैया। किसे? गाल्जिकाय को। अरे समझ लीजिए भैया। अरे ये कोशिका भित्ति एवं लाइजोसोम का निर्माण भी करते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं यानी लाइजोसोम का। समूह से खाएंगे क्या आप? ठीक है, निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अरे भाई साहब, आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई इट अगेन। सॉरी, रॉन्ग इंग्लिश बोली है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। ओके, आपको बोल रहा हूँ, जल्दी से जाइए मेरी प्लेलिस्ट में और इंग्लिश का जो कोर्स है उसको ऑन कीजिए, ताकि आप भी मेरी तरीके से गंदी नहीं, ठीक ठाक इंग्लिश बोलना अच्छे से शुरुआती दिनों में जान जाएंगे। तो ठीक है, गोल्जी काय के बारे में, इसकी खोज जल्दी में पढ़ेंगे हम। कैमिलो गोल्जी ने की थी। इनका नाम, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, यह सूक्ष्म नलिकाओं यानी कि ट्यूबलेस के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं
लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम। थोड़ी नहीं कट रहा लेकिन काट देते हैं। लाइसोसोम इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। ठीक है, भक्षण व पाचन करता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डेंजरस पदार्थ है। इसको हम नाम देते हैं आतंकवादी लाइसोसोम। ठीक है। स्तनधारी नोट है क्या? स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब चलिए लवक, हमारी क्लास बहुत लंबी जा रही है। अब हम आपसे कहने वाले हैं कि ये क्लास अब कल होगी। लवक से हम कल पढ़ेंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और बाद में सभी